नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 12th नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। मैं सिद्धार्थ पटेल आप सभी बच्चों का बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं आपके एक नए चैप्टर का रैपिड रिवीजन, जो कि है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो शुरुआत करते हैं इन्वायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। आखिर इन्वायरमेंट की बात ग्लोबल पॉलिटिक्स में कब आई? आखिर ये इन्वायरमेंटल कंसर्न एक ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कब बना? सो द एग्रीकल्चर लैंड इज श्रिंकिंग एंड लूजिंग फर्टिलिटी, बिलियंस लैक क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन अक्रॉस द वर्ल्ड causes child deaths. Forests are disappearing, harming the climate and habitat. Also, ozone hole and pollution threaten the life on earth. अब हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें मेरे लाल दुनिया में चल रही है। एग्रीकल्चर लैंड, जो फर्टाइल लैंड है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ओजोन होल हो रहा है, क्लीन वाटर, साफ पानी पीने का नहीं है, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है। और ये किसी भी देश में हो मेरे लाल, इसका पूरा इंपैक्ट क्या होगा? इसका पूरा इंपैक्ट पूरे विश्व में होगा। और ये पूरे विश्व की कहानी है, हर देश में ऐसी कहानी चल रही है। ठीक है। सो द क्लब ऑफ रोम, आखिर ये इन्वायरमेंट कब ग्लोबल पॉलिटिक्स में आया? तो द क्लब ऑफ रोम पब्लिश्ड लिमिट्स टू ग्रोथ बुक इन 1972 टू वार्न अबाउट द रिसोर्स डिप्लीशन। क्लब ऑफ रोम ने लिमिट टू ग्रोथ क्या करी? एक बुक पब्लिश करी। इस बुक में क्या है? इस बुक में यह बताया गया कि रिसोर्स डिप्लीशन, जो रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इसमें इसके बारे में बात कही गई। तो कहीं ना कहीं ये किताब ने क्या किया? ये किताब ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में इन्वायरमेंट को सेंटर, एकदम लाइमलाइट में लेके आ गया। ठीक है। The 1992 Earth Summit focused on the sustainable development. The Brundtland report called ग्रोथ अनसस्टेनेबल। ठीक है, 1992 में अर्थ समिट हुई थी, उन्होंने बात करी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की। ब्रूटलैंड रिपोर्ट आई थी, तो ब्रूटलैंड रिपोर्ट का यह मानना था कि जो ग्रोथ हो रही है वो बड़ी अनसस्टेनेबल है। ऐसे अगर ग्रोथ होती रही तो फ्यूचर वाली जनरेशन के लिए चीजें नहीं बचेगी। दी रायो समिट को ही अर्थ समिट कहा गया। दी रायो समिट प्रोड्यूस्ड अ लिस्ट ऑफ developmental practices called Agenda 21, consensus on combining economic growth with ecological responsibility। तो जो रायो समिट था वो एजेंडा 21 की बात करता है, मतलब 21 पॉइंट्स जिसके की तहत आगे डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, और यहीं से मिलियनल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यहीं से सारी चीजें निकली हुई है इसी एजेंडा 21 से। अगर सबका हिस्ट्री देखोगे तो इन एजेंडा 21 से निकला। कंसेंसस बना, सभी कंट्रीज ने आपसी सहमति बनाई कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ में हमें इकोलॉजिकल बैलेंस भी देखना होगा, चीजें कैसे चल रही हमें वो भी देखना होगा। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स का मतलब क्या भैया? ग्लोबल कॉमन्स का मेरे लाल यहां पे मतलब ये कि जो किसी भी कंट्री में नहीं आ रहा है, जो भी किसी कंट्री का पार्ट नहीं है, वो ग्लोबल कॉमन है। जैसे कि आपकी कॉलोनी में पार्क है, वो पार्क किसी का पर्सनल नहीं है ना, वो सभी के लिए कॉमन है ना। वैसे ये जो एटमॉस्फेयर है, वैसे ही अंटार्कटिका है, वैसे ही ओशंस है, ओशन फ्लोर्स हैं, ये है ग्लोबल कॉमन्स। तो इन ग्लोबल कॉमन्स को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि यही बात होगी कि पार्क में अगर किसी ने कचरा फेंक दिया तो अपन सोचते हैं मेरा थोड़ी ना। तो वैसे ही इन ग्लोबल कॉमन पे अगर नुकसान हो रहा है तो सारी कंट्री सोचती है मेरी थोड़ी ना प्रॉपर्टी है, ये तो पूरे वर्ल्ड की, सभी कंट्री की प्रॉपर्टी है। तो यहां पे ग्लोबल कॉमन्स को लेके बहुत सारी ट्रीटी हुई, जैसे कि अंटार्कटिका ट्रीटी हुई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ ओजोन लेयर को लेके। तो यहां पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ग्लोबल कॉमन्स को लेके, ग्लोबल कॉमन्स को प्रोटेक्ट करने की बात काफी उठी है। इसी के बाद में एक नया एजेंडा जो आया था वो था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मेरे लाल कि इस पूरी पृथ्वी को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए, इस पूरी पृथ्वी में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें इस पूरे वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जितनी भी कंट्रीज हैं, सारी की सारी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो हम सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो क्लाइमेट चेंज को हम रोकें, पॉल्यूशन को रोकें, हम अपनी पृथ्वी को बचा के रखें, ये सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट एट द सेम टाइम इट इज डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मेरे लाल कि हर कंट्री की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है।
इससे तुम ऐसे समझो कि जिन कंट्री ने ज्यादा पोल्यूशन किया है उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन कंट्री ने कम पोल्यूशन किया है उनकी कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और यहीं पे बात आती है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, या यहीं पे बात आती है ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ। नॉर्थ मतलब डेवलप कंट्रीज, साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया, चाइना, इनका यह कहना है कि आज की तारीख में जितनी भी पृथ्वी पे समस्या आ रही है, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, जितनी भी समस्या आ रही है, इन डेवलप कंट्रीज की वजह से आ रही है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि वो इन चीजों को ज्यादा ठीक करे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि वो इन सारी चीजों को ठीक करे। इंडिया बोलता है बिल्कुल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हर कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन जिसने पोल्यूशन ज्यादा किया है, जिसने नुकसान ज्यादा पहुंचाया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां पे फिर आया मेरे लाल क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया। क्योटो प्रोटोकॉल में ये था कि क्योटो प्रोटोकॉल ने टारगेट सेट किए थे, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के लिए टारगेट सेट किए थे कि वो अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है उसको क्या करेंगे? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करेंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक एग्जाम्पल है। एक ये वर्ल्ड लेवल पे ट्रीटी थी, वर्ल्ड लेवल पे एक एग्रीमेंट था, जिसमें कि जो इंडस्ट्रियलाइज देश है, जो कि डेवलप देश है, इनके लिए क्या था? इनके लिए कुछ टारगेट सेट किए गए कि इनको क्या करना होगा? इनको इस टारगेट के अनुसार अपने ग्रीन हाउस एमिशंस को कम करना होगा। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज मतलब क्या है भैया? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज ये समझो कि एक देश में मेरे लाल बहुत सारी जगह ऐसी होती है जो कि कॉमन प्रॉपर्टी होती है। कॉमन प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि अगर हम लोग देखें मेरे लाल, तो एक जो फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, या हम लोग देख रहे हैं कि फॉरेस्ट हो गया, या बहुत सारी चीजें हैं, वो कॉमन प्रॉपर्टी का पार्ट है। तो इन कॉमन प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज किया जाए? क्योंकि इन प्रॉपर्टी को सालों सालों से वहां की कम्युनिटी मैनेज करते आ रही है। अब आज के तारीख में गवर्नमेंट बोल रही कि इनमें हमारा कंट्रोल है, लेकिन वो कम्युनिटी का कहना है कि हम इसको सालों सालों से मैनेज करते हैं। तो यहां पर भी हमको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाउ इंडिया स्टैंड ऑन इन्वायरमेंटल इशू। इंडिया का क्या स्टैंड है भैया? तो इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल जो था, इंडिया ने उसे रेक्टिफाई कर लिया 2002 में। ऑल्दो इंडिया को एग्जेम्पशंस मिले क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, लेकिन फिर भी इंडिया ने बोला है कि हम कुछ ना कुछ तो हम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। जो क्रिटिक्स है, मतलब जो इंडिया और चाइना के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, उनका ये मानना है कि इंडिया और चाइना फ्यूचर में सबसे ज्यादा क्या करेंगे? सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाएंगे। लेकिन वो बात फ्यूचर की हो गई। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि आज का जो पोल्यूशन है, आज की जो ग्रीन हाउस गैसेज है, किसने फैलाई है? तो ये इन डेवलप्ड नेशंस ने फैलाई है। ठीक है, इंडिया बिलीव दैट डेवलप्ड नेशन शुड लीड इन एमिशन रिडक्शन। इंडिया फोकसेस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड सोल्यूशन। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन पे आजकल बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में मेरे लाल रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स पे आते हैं। तो रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स क्या है कि जब रिसोर्सेज को लेके लड़ाई होने लग जाए, जब क्या हो? जब रिसोर्सेज को लेने के लिए लड़ाई हो जाए, रिसोर्सेज के लिए लड़ाई हो। अब रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स क्या है? इसको कुछ इस तरीके से समझो, हमको गुलाम बनाया, हमको अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। तो किस लिए बनाया? रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। जहां पे रिसोर्सेज है वहीं पे क्या है? वहीं पे लड़ाई चल रही है। अगर तुम प्रेजेंट टाइम में देखोगे, तो अगर हम कहीं पे भी देखें, लोग वेनेजुला, अमेरिका वेनेजुला में क्यों इंटरेस्टेड है? ऑयल है। अमेरिका ग्रीनलैंड में क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि वहां पे मेटल्स है। तो रिसोर्सेज को लेके क्या है मेरे लाल? रिसोर्सेज को लेके हद से ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। जहां पे रिसोर्सेज रहते हैं, दूसरी कंट्रीज उस पर कब्जा करना चाहती है। ठीक है, जैसे कि ऑयल, हम लोगों ने देखा कि 20वीं सेंचुरी में ऑयल को लेके क्या है? ऑयल को लेके अच्छा खासा एक लंबा स्ट्रगल चल रहा है। जो मिडिल ईस्ट है, जो ईरान, इराक है, वहां पे तुम लोग देखोगे तो अमेरिका और ये सारी कंट्री क्यों इंटरेस्टेड है? ऐसा भी तो हो सकता है ईरान में जो हो वो हो जाएगा, इराक में जो हो वो हो जाएगा, लेकिन क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज है। तो इन रिसोर्सेज को लेके हद से ज्यादा पॉलिटिक्स चलती है। ऐसा माना जाता है कि आने वाली लड़ाई जो रहेगी वो पानी के लिए भी रहेगी, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि पानी को लेके काफी डिसएग्रीमेंट्स रहते हैं। कैसे? फॉर एन एग्जांपल, बहुत सारी नदियां जो रहती है वो 2-3 देशों से गुजरती है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र है। अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चाइना से होते हुए इंडिया और इंडिया से बांग्लादेश में जा रही है। अब चाइना भारत को पानी नहीं देगा तो भारत बांग्लादेश को क्या देगा? तो ये सारी क्या है? ये सारी भी समस्या फ्यूचर में आएगी।
नाउ इंडिजीनियस पीपल एंड देयर राइट। इंडिजीनियस पीपल का मतलब क्या भैया? इंडिजीनियस पीपल मतलब जो वहां के लोकल पीपल हैं, लोकल पीपल इन द सेंस जैसे कि ट्राइबल पॉपुलेशन। अब यहां पे बात ये हो रही है कि सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ रहा है, सब कुछ तुम क्या करो, तुम लोग सारी चीजें सरकार के कंट्रोल में लेके आ रहे हो, तो इन इंडिजीनियस पीपल का क्या होगा, इन ट्राइबल पॉपुलेशन का क्या होगा? जैसे कि भारत में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ये अपने हिसाब से अपनी चीजें मैनेज करते हैं। जैसे कि कांतारा मूवी को ले लो, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि वो अपनी कम्युनिटी को अपने हिसाब से अपनी सारी चीजें क्या करते हैं, अपनी सारी चीजें वहां पे मेरे लाल मैनेज करते हैं। अब वहां पे गवर्नमेंट का रेगुलेशन आएगा तो चीजें काफी बिगड़ जाएगी, और इनके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। ये बात सिर्फ इंडिया की नहीं है मेरे लाल, हम लोग देखते हैं साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, वहां पर भी हम लोग ये देखते हैं मेरे लाल, वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि वहां पर भी इंडिजीनियस पीपल्स हैं। अच्छा, इन इंडिजीनियस पीपल ने अपना ग्रुप बना लिया है, वर्ल्ड काउंसिल फॉर इंडिजीनियस पीपल, और ये यूनाइटेड नेशन का फर्स्ट एनजीओ बन गया है जिससे कि यूनाइटेड नेशंस बात करते रहता है। तो इंडिजीनियस पीपल अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्या है, सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसी चैप्टर को डिटेल में समझना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वन शॉट रिवीजन का लिंक लगा दिया है, तुम लोग जाके वन शॉट रिवीजन वहां से देख सकते हो। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। अ बिग हार्ट फॉर यू ऑल। डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। साइनिंग ऑफ विद दिस, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।